कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। दत्ताराम, तुम तीसरी बार अस्पताल में आए हो। अगर अब भी तुमने दारू नहीं छोड़ी तो चौथी बार तुम इस अस्पताल से वापस जिंदा नहीं जाओगे। मैं भी बचा नहीं सकूंगा तुम्हें। दत्ताराम, अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो दारू को हमेशा के लिए छोड़ना होगा, वरना दुनिया का कोई डॉक्टर कोई दवा तुम्हें बचा नहीं सकेगी। नहीं डॉक्टर साहब, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। हाँ दत्ताराम, तुम अपने लिए ना सही, लेकिन तुम्हें अपने गूंगे बेटे के लिए जीना होगा। तुम कैसे बाप हो? तुम्हें ऐसे बेटे के लिए बहुत कुछ करके इस दुनिया से जाना है ना? और तुमने जो अभी तक अपनी जिंदगी में जितना कमाया वो सब दारू में उड़ा दिया, जिस पर तुम्हारे बेटे का हक था। ठीक कहा डॉक्टर साहब, आपने ठीक कहा। मैंने बड़ा अन्याय किया अपने बेटे के साथ डॉक्टर साहब, बड़ा अन्याय किया। जबकि इस दुनिया में मेरे सिवा उसका कोई दूसरा सहारा नहीं है डॉक्टर। दत्ताराम, अगर ये बात तुम्हारी समझ में आ गई है तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर तुम अपने बेटे की भलाई चाहते हो, अपनी जिंदगी चाहते हो, तो दारू को हमेशा के लिए छोड़ दो, कभी हाथ नहीं लगाना इसको। समझ में आई बात? लो, तुम्हारा बेटा आ गया। अब तुम्हारे बाप की तबीयत एकदम सही है, घबराने की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। मिलो। हाँ चलो। कैसा है तू? कौन है तेरे मालिक हैं? वो क्या है, तुम्हारा बेटा मेरे साथ काम करता है। हाँ। उसने मेरे को बताया तुम हॉस्पिटल में, इसलिए मिलने को आया तुमको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इस बेज़बान बेसहारा को सहारा दिया। अरे मैं तो इसका बाप होकर भी इसके लिए कुछ नहीं कर सका। क्या है, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन अभी जिंदगी में आपने दारू के अलावा दूसरी किसी बात को अहमियत दी नहीं, तो और अगर इस बात का आपको पछतावा हो रहा है तो अच्छी बात है ना। आप अभी भी आपके बच्चे के लिए कुछ कर सकते हैं, हैं? मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, अभी आप लेटे रहो, आप पहले ठीक तो हो जाओ, बाद में बताऊंगा ना आपको। हैं? लेटे रहो, मैं निकलूं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपने बाप का ख्याल रखना, समझे? अरे पेपर पकड़, चीज का जरूरत पड़े तो खर्चा बैठ। ऐसा अच्छा तो है ना तू? हाँ? राजेश बेटे, मेरे ख्याल में अब हमें रूपा की शादी में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। बेटे, जब बहू घर आए तो बेटी को जल्दी विदा करना चाहिए।
डैडी, मैंने 3-4 बार इस बारे में रूपा से बात करने की कोशिश की, लेकिन अभी वो शादी के लिए तैयार नहीं है। वो तो मुझसे ये कहती है कि भैया, अगर आपको मुझे घर से बाहर निकालना ही है तो ऐसे ही उठाकर फेंक दो। राजेश बेटे, लड़की जब अपने माता पिता के घर में जन्म लेती है तो अपने सीने में एक मां का दिल लेके जन्म लेती है। उससे जब भी शादी की बात की जाए तो उससे ऐसा लगता है जैसे उसका घर उसे छीना जा रहा हो। ठीक उसी तरह जैसे किसी मां से यह कहा जाए कि तुम अपने बच्चों को छोड़कर अपने मायके चली जाओ। बेटे, क्या किया जाए, यही दुनिया की रीत है। बेटी अपने माता पिता के घर में मेहमान होती है, वो पराया धन होती है बेटे, लेकिन इसके बावजूद भी उससे अपना कर्तव्य तो पूरा करना ही पड़ता है। नमस्ते बाबूजी। जीती रहो बहू। राजेश, मेरे ख्याल में तुम और प्रगति अब रूपा को मना सकते हो। अरे, रूपा रूठ क्यों गई जो हमें उससे मनाना है? प्रगति, रूपा रूठी नहीं है, हमें उसे शादी के लिए मनाना पड़ेगा। भाई, मैं तो उसे समझा समझा कर थक गया। हाँ बेटी, अब तुम ही उसे मना सकती हो। आप फिक्र मत कीजिए, जितनी चिंता आपको है मुझे भी है। मैं इस घर की बहू जो हूँ, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। जीती रहो वो। अरे हाँ, वो निक्की के चैलेंज वाली बात का क्या हुआ? बाबूजी, मैं निक्की से कहकर आई हूँ कि मनाली के बच्चे का हक का दावा मैं विनोद ठाकुर पर कर रही हूँ। क्या? हाँ बाबूजी, और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमारे जीतने के क्या चांसेस हैं? बेटी, इस केस में हमारी जीत के 100% चांसेस हैं, बशर्ते कि मनाली हमसे सच बोल रही हो। क्या कह रहे हैं आप? हाँ बेटे, ये एक बहुत ही बड़ा कानूनी नुक्ता है। ये सारे का सारा मामला बच्चे के टेस्ट पर डिपेंड करता है, और ये एक ऐसा टेस्ट है जिसे अदालत भी तस्लीम करती है, और हमारी हार जीत का फैसला इसी टेस्ट की बिना पर होगा। अगर ये टेस्ट हमारे हक में निकला तो मत पूछो कि क्या होगा बेटे। बस यूं समझ लो कि रुद्र प्रताप सिंह के पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी, विनोद ठाकुर भागता फिरेगा और हवेली की बुनियाद हिल जाएगी। बाबूजी, ये सिर्फ मनाली की नहीं, प्रगति की भी जीत होगी, और मुझे उस दिन का इंतजार है। बेटी, तो जाओ, मनाली से जाकर मिलो। जाओ बेटे। आज की अखबार पढ़ी तुमने? मेरी कोई न्यूज़ है? नहीं, न्यूज़ तो नहीं है। ये पाकिस्तान, ये कौन आ गया? देखती हूँ। ओह मिस्टर तिवारी, आइए आइए। आओ आओ तिवारी, आओ भाई, बैठो। कहो कैसे आना? ग्रोवर साहब, आप लोगों ने तो मुझे खरीद ही लिया है, जबकि मेरे अपने लोग मुझे छूत की बीमारी समझकर मुझसे दूर भाग रहे थे, और मैं अपराध करने के बाद जख्मी, और जख्मी भी ऐसा कि अपनी जिंदगी की सारी उम्मीदें छोड़ चुका था। पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई थी। ऐसे वक्त में आपने मुझे अपने घर पर रखकर मेरा इलाज करवाया, मेरे लिए इतना बड़ा खतरा लिया। मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं ग्रोवर साहब? नहीं तिवारी, तुम्हें मेरा नहीं, तुम्हें इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए।
इन्होंने तुम्हें शेल्टर दिया, तुम्हारी जिंदगी बचाई और तुम्हारे लिए सारा सामान मुहैया किया। ये इन्हीं का सुझाव था। ग्रोवर साहब, मैं तो इनका भी शुक्रगुजार हूं। ये कहिए कि ये तो मेरी जिंदगी के ऊपर कर्ज है और अब ये कर्ज मरते दम तक मेरे ऊपर रहेगा। ग्रोवर साहब, एक विनती थी आपसे। कहो तिवारी, क्या कहना चाहते हो? ग्रोवर साहब, इस वक्त मेरे लिए जानना जरूरी है कि मनाली इस वक्त कहां है और किस हाल में है। तिवारी, मनाली ने एक बच्चे को जन्म दिया था जिसे प्रगति ने बचा लिया। अब तुम प्रमोदनी के बारे में जानना चाहोगे? वो अच्छी हो गई थी, पुलिस की हिरासत में थी, लेकिन उसे भी प्रगति ने बचा लिया। ग्रोवर साहब, मुझे भी इस हाल में पहुंचाने वाली प्रगति ही है। हाँ तिवारी, तुम सबको उसने बहुत बुरी तरह मात दी है और अब वो इस खेल के बादशाह को भी शह देने वाली है। क्या मतलब? मतलब यह है तिवारी कि अब वो विनोद ठाकुर के पीछे पड़ गई है और अब वो उसे अदालत के कटघरे में खड़ा करके ही रहेगी। नहीं ग्रोवर साहब, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। मैं उसे ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। क्या कर लोगे? ग्रोवर साहब, मैं उसे जान से मार डालूंगा। देखो तिवारी, मेरे सामने बेवकूफ जैसी बातें मत करो। इस वक्त तुम कोई भी लड़ाई लड़ने के लायक नहीं हो और अगर तुमने कोशिश की तो तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी। अभी सिर्फ तुम्हें आराम की जरूरत है, सिर्फ आराम की। ग्रोवर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिस्टर तिवारी। जिस हालात में आप हमारे पास लाए गए थे, हम भी मायूस हो गए थे आपकी जिंदगी से, मगर हमने अपनी जान पर खेल कर जो भी कुछ हमसे हो सकता था वो सब कुछ किया आपके लिए। हो सकता था नहीं मिनी जी, आपने तो मुझे नई जिंदगी दी है। अब तो आप मुझे दुत्कारेंगी भी, तब भी मैं आपका दर्द छोड़कर नहीं जाऊंगा। कुत्ते की तरह पड़ा रहूंगा और उस वक्त का इंतजार करूंगा कि जब मुझे आप यह एहसान का बदला चुकाने का मौका देंगी। वो दिन बहुत जल्दी आएगा मिस्टर तिवारी, देख लेना। मैं तुम्हारा इस शहर में ऐसा रुतबा बना दूंगी जो टॉन चकताप का है, मगर इसके लिए बहुत जरूरी है कि तुम अपने आप को कानून के शिकंजे से बचाए रखो। और मैं नहीं चाहती हूँ कि प्रगति को खत्म करने के चक्कर में तुम खुदकुशी कर लो। ठीक है मिनी जी, अब मैं प्रगति के लिए खतरा नहीं बनूंगा, बल्कि उसके लिए एक ऐसा खतरा लेकर आऊंगा कि वो अब कहानी बनकर रह जाएगी और लोग उसे सिर्फ अखबारों के पन्नों में ही पढ़ सकेंगे। आओ विनोद बेटे, आओ आओ। क्या बात है बाबूजी, बड़े खुश नजर आ रहे हैं आप। विनोद बेटे, लगता है धीरे धीरे अब हमारे हालात बदलते जा रहे हैं। जो बातें हमारे खिलाफ थीं वो अब हमारे हक में हो रही हैं। किस्मत हम पर फिर से मेहरबान होने लगी है। ऐसी क्या खास बात हो रही है बाबूजी? तुम्हें नहीं मालूम विनोद? कुसुम पागल हो गई है। कुसुम पागल हो गई है? हाँ विनोद, कुसुम पागल हो गई है। मुद्दतों के बाद मनचाही बातें होने लगी हैं। मैं तो कहता हूं कि यह हमारी पहली जीत का पहला नतीजा है। और एक बात अनहोनी हुई है कि इस वक्त करण हमारे साथ है, बल्कि करण हमारी मुट्ठी में है। और इस सदमे को कुसुम बर्दाश्त नहीं कर पाई और इसी सदमे से वो खुदकुशी करना चाहती थी, लेकिन बेटे वो बच गई। लेकिन जब वो होश में आई तो वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। अगर बाबूजी कुसुम पागल हो गई है तो खुशी की खबर है हमारे लिए, मगर उसका एक नुकसान हमें हो सकता है। कौन सा नुकसान बेटे? देखिए बाबूजी, करण कुसुम से बहुत प्यार करता है। उसने अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर उसका साथ दिया, उसके साथ शादी की बाबूजी। उस वक्त हमारे अलावा ठाकुर भूपेंद्र सिंह उसके दुश्मन थे। मगर विनोद बेटे, ये बात तो पुरानी हो चुकी है। पुरानी नहीं बाबूजी, भले ही करण प्रगति से झगड़ा करके हमारे पास आया हो, मगर उसका झगड़ा कुसुम के साथ तो नहीं है। उसके यहाँ आने से कुसुम उसके साथ नाराज हो गई है और अब कुसुम की बीमारी सुनकर वो उसके पास लौट भी सकता है बाबूजी। नहीं विनोद,
ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब कुसुम ने नींद की गोलियां खाई थी, करण हमारे साथ था और मेरे ख्याल से वो उन लोगों से इतना दूर चला गया है कि उसका वापस आना मुमकिन नहीं लगता। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि करण ने जब अपनी मां की परवाह नहीं की तो वो कुसुम की क्या परवाह करेगा? तो बाबूजी, क्या हम इसे अपनी जीत समझ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल जीत समझ सकते हैं। तो फिर हमें जश्न मनाना चाहिए बाबूजी। हाँ विनोद, जश्न भी मनाएंगे। पहले जरा ये खुशखबरी हम अपने दुश्मनों को तो सुनाएं। कौन से दुश्मन बाबूजी? विनोद बेटे, हमारे कोई 150 दुश्मन थोड़ी ना है। हमारी एक दुश्मन है और उसका नाम है प्रगति। और अब खतरा उसके चारों तरफ मंडराएगा। बेटे, उसने मेरी रातों की नींदें हराम कर रखी थी और अब मैं उसकी रातों की नींद हराम करूंगा। उसके बाद होगा हमारा आखिरी हिसाब। हेलो, मैं हूं ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह। क्या बात है ठाकुर साहब, आज प्रगति की आवाज इतनी जल्दी पहचान ली? खैर, क्या मैं फोन करने की वजह जान सकती हूँ? बिल्कुल वजह जान सकती हो प्रगति, और इस मौके पर दुश्मनों को मुबारकबाद ना देना बड़ी नाइंसाफी होगी। और वैसे भी दुश्मनों को मुबारकबाद देने के मौके बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो मेंढकी को भी जुकाम होने लगा है। चलिए, दीजिए मुबारकबाद, सुनाइए बुरी खबर। बुरी खबर के लिए मुबारकबाद दी नहीं जाती है, मुबारकबाद दी जाती है अच्छी खबरों के लिए। और अच्छी खबर यह है प्रगति कि हमारे खानदान का बदनुमा दाग धुल गया है, और उस बदनुमा दाग का नाम है कुसुम। मरी नहीं है, मगर वो पागल हो गई है। सुना है पागल खाने जाने वाली। क्या बक रहे हैं आप? वो जगह मैंने आपके लिए महफूज रखी है। लगता है प्रगति ये बात तुम्हें किसी ने बताई नहीं। हो सकता है शायद ये बात वो लोग तुमसे छुपा रहे हो। आपको क्या लगता है आपकी इन फजूल बातों पर मैं यकीन करूंगी? अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मत करो, लेकिन कुसुम इस वक्त डॉक्टर शकुंतला के नर्सिंग होम में है। जाओ, जाकर उससे मुलाकात कर लो, और अगर उसे पागल खाने पे छोड़ना है तो मुझे फोन कर देना, ये सेवा मैं कर दूंगा। उसकी तकलीफ आपको नहीं उठानी पड़ेगी, लेकिन हाँ, आपको पागल खाने भिजवाने का बंदोबस्त मैं जरूर कर दूंगी। प्रगति, मेरे वो बैंक के स्टेटमेंट्स का क्या हुआ? प्रगति, प्रगति, मैं पूछ रहा हूं क्या हुआ? अभी अभी तो तुम बिल्कुल ठीक ठाक थी। राजेश, पता नहीं क्यों जो लड़ाई मैं लड़ रही हूं उसमें जो लोग मेरा साथ दे रहे हैं उनकी जिंदगी के साथ खेलने का मुझे कोई हक नहीं। मेरा हर दुश्मन मुझे निशाना बनाने के बजाय उन लोगों को निशाना बनाना चाहता है जो मेरे करीब हैं, जो मेरे अजीज हैं। प्रगति, मुझे साफ साफ बताओ कि बात क्या है? किन लोगों की बात कर रही हो तुम, और किन्हें निशाना बनाया जा रहा है? अब की बार
कुसुम निशाना बनी है। ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह ने मुझे अभी अभी फोन किया मुझे मुबारकबाद देने के लिए। किस बात की मुबारक? कुसुम के पागल होने की। प्रगति, ये क्या कह रही है तुम? राजेश, मैं सच कह रही हूँ। कुसुम शकुंतला दीदी के नर्सिंग होम में है इस वक्त। चलो हम उसे जाके मिलते हैं। नहीं, पहले मैं करण से मिलना चाहती हूँ। ठीक है, तो चलो करण के पास चलते हैं। नहीं राजेश, मैं करण से अकेले में मिलना चाहती हूँ, क्योंकि ये बात करण और मेरे बीच की है। करण, अरे प्रगति, तुम? मुझे यहाँ आना पड़ा। क्या बात है? करण, अगर इस सवाल का जवाब मैं आपको ना भी देती तो भी आपको पता चलता कि बात क्या है। क्या बात है प्रगति? तुम्हारे तेवर में गुस्सा भी है और शिकायत भी। करण, मैं चाहती हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है वो बंद हो जाए। मैं नहीं चाहती कि इस खेल में कोई बेगुनाह पिस जाए। प्रगति, अब जब ये खेल चल ही रहा है तो इस खेल को अपने अंजाम तक पहुंचने दो। मैं भी चाहती हूँ कि ये खेल अपने अंजाम तक पहुंच जाए, लेकिन इस खेल का निशाना वही बने जो इस खेल में शामिल हैं। प्रगति, जब घर में आग लगेगी तो आंच तो पड़ोसियों तक पहुंचेगी। लेकिन करण, मैं चाहती हूँ कि इस आग में जिसे जलना है वही जले। करण, ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह ने मुझे फोन किया और कहा कि कुसुम पागल हो गई है। दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।